नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सारी कहानियाँ पढ़ ली होंगी और मैंने बहुत पहले आप लोगों को सारी कहानियाँ दे भी दी थी। और कल जो आपको वीडियो मिला उसमें तीसरी कसम, लाल पान की बेगम और कोसी का घटवार, जिनमें से मैंने कुछ कराया था, बाकी आपको भेज दिया गया था कि इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्रेगिन कहानी का। देखिए, समय कम है और आप भी जानते हैं 21 कहानियाँ हैं, इसीलिए मैंने पहले कहानी आप लोगों को भेज दी थी। तो कुछ सहयोग की ज़रूरत है, ज़रूर आप लोगों को सहयोग करना है। ग्रेगिन कहानी मैं आपको यहाँ करा दे रहा हूँ। 2 कहानियाँ आपको पढ़ लेना है, एक अमृतसर आ गया और दूसरा चीफ की दावत। ये 2 कहानियाँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको हम करा भी रहे हैं और करा भी चुके हैं, टेस्ट सीरीज में भी लगातार दे रहे हैं। तो अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो उनसे अगर प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा, इसीलिए टेस्ट सीरीज में बार बार हम प्रश्नों को शामिल करते रहे हैं। तो ये 2 कहानी आप लोग पढ़ लेंगे तो हम कल से इकाई 8 नाटक प्रारंभ करेंगे। गौर से सुनिए, इसीलिए मैंने कहा है कि आज जो 2 कहानियाँ बच रही हैं PDF हम भेज दिए हैं पहले ही आपको, फिर भी आज उससे संबंधित संक्षेप में भी प्रश्नोत्तरी PDF भेजेंगे आपको, उसको पढ़ लीजिएगा। 23 अक्टूबर हो चला है, आज 13 नवंबर को आपकी परीक्षा है और अभी इकाई 8, इकाई 9, इकाई 10 3 इकाई बाकी है। तो थोड़ा सा सहयोग की ज़रूरत है, थोड़ा सहयोग करें और 2 कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल हम लोग इकाई 8 नाटक प्रारंभ करेंगे और कम से कम 3 नाटक का वीडियो आपको कल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेगिन कहानी। अज्ञे जी की जो ये कहानी है ग्रेगिन, जिसे आप जानते हैं, ये कहानी रोज नाम से पहले प्रकाशित हुई थी। इस कहानी को 3 भागों में दर्शाया गया है। इस कहानी को 3 भागों में दर्शाया गया है और यह कहानी विपथगा कहानी संग्रह में संकलित है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लिखना है और आप लोग अब इसमें नए कोई लोग नहीं हैं। 2-3 दिन पहले जिनका एडमिशन हो चुका है, परसों जिनका एडमिशन हो चुका, वो सब मैंने बता भी दिया है कि कॉपी पेन लेकर बैठें, चीज़ें जो अलग से बताई जाएं, समझाई जाएं, उन्हें आप लिख सकें। ग्रेगिन कहानी विपथगा में संकलित है। विपथगा का जो 5वां संस्करण 1990 में प्रकाशित हुआ, उसमें यह कहानी ग्रेगिन नाम से छपी। यानी विपथगा के पहले संस्करण में यह कहानी रोज नाम से प्रकाशित हुई थी, लेकिन विपथगा के 5वें संस्करण में यह कहानी रोज नाम से नहीं बल्कि ग्रेगिन नाम से छपी। इस कहानी को 3 भागों में विभाजित कर देखा जाता है। पहले भाग में मालती की बाह्य स्थिति दिखाई देती है। पहले भाग में मालती की बाह्य स्थिति दिखाई देगी। दूसरे भाग में मालती के मन स्थिति का चित्रण है और तीसरे भाग में डॉक्टर महेश्वर यानी मालती के पति के डिस्पेंसरी से लौटने का जिक्र है। तो 3 भागों में इस कहानी को हम लोग देखते हैं। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? मालती हैं, डॉक्टर महेश्वर हैं जो ग्रेगिन नामक बीमारी का इलाज करते हैं, मालती के पति हैं, ये जो डॉक्टर हैं वो मालती के पति हैं, सरकारी डॉक्टर हैं, और इनका एक बच्चा है टीटी। टीटी यहाँ लिख गया है, टीटी है। पहले ये कहानी ग्रेगिन नाम से तथा बाद में रोजमर्रा के कारण से रोज नाम से प्रकाशित हुई। तो ध्यान दीजिएगा, ये कहानी ग्रेगिन और रोज दोनों नाम से जानी जाती है। अज्ञे की पहली कहानी संग्रह विपथगा है और इसी विपथगा में ये कहानी संकलित है। ग्रेगिन एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है।
जिसमें कुंठा, हताशा, व्यक्तिवादिता और पलायन का भाव देखने को मिलता है। ग्रेगिन कहानी का उद्देश्य क्या है? तो ग्रेगिन कहानी का उद्देश्य विवाह के बाद कुछ ही वर्षों में स्त्री के जीवन में आई जड़ता, एक ही जैसा जीवन या रोजमर्रा बाहरी दुनिया से जुड़ने का उपाय ढूंढती स्त्री, ये ग्रेगिन कहानी का उद्देश्य है। यह हम ऐसे कह सकते हैं कि एक नारी के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से उसके जीवन की यांत्रिक परिस्थितियों और सीमित घरेलू परिवेश के अंतर्गत उबाऊ जीवन का चित्रण है। ग्रेगिन एक रोग होता है और इस रोग में टांग काटनी पड़ती है, ऐसा कहानी में बताया गया है। ग्रेगिन रोग क्यों होता है? तो कांटा चुभने से होता है। अब यहाँ पर संक्षेप में पहले आप सुन लें ग्रेगिन कहानी के बारे में, प्रमुख बातें कुछ इसकी हैं वो सुन लें, फिर हम लोग आगे मूल कहानी पर बढ़ेंगे और आगे की भाषा के बारे में भी आगे जानेंगे। चलिए पहले भाषा के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद फिर ग्रेगिन कहानी के बारे में जानते हैं। भाषा का अनुशासन किसी भी विधा की रचना की सफलता के लिए जरूरी होता है। अज्ञेय भाषा के मामले में समृद्ध साहित्यकार हैं और उनकी कहानियों में पात्रों के संवादों में उनकी पृष्ठभूमि के अनुरूप भाषा का प्रयोग अनिवार्य रूप से हुआ है। अज्ञेय की कहानियाँ पहाड़ों की पृष्ठभूमि पर हैं। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अज्ञेय की जो ज़्यादातर कहानियां हैं वो पहाड़ों की पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। सैलानी के रूप में उनका पहाड़ों का अनुभव, कहानियों में पहाड़ी जीवन के सूक्ष्मतम पहलुओं के प्रमाणिक चित्रण में देखा जा सकता है। इनका अज्ञेय जी का एक कहानी है सेब और देव। इस कहानी में आप देखेंगे तो पहाड़ के अछूते सौंदर्य का अवलोकन करते करते गजानन पंडित की दृष्टि उपेक्षित पड़े प्राचीन मंदिरों में पड़ी बहुमूल्य मूर्तियों पर पड़ती है। किसमें? तो सेब और देव कहानी में। पहाड़ की पृष्ठभूमि पर अज्ञेय की बेहतरीन कहानी ग्रेगिन ही है। इसमें पहाड़ों का वातावरण एक अहम पात्र के रूप में उपस्थित है। पहाड़ी गांव की सरकारी डिस्पेंसरी में नियुक्त डॉक्टर पति अपने डॉक्टरी रूटीन में व्यस्त है और पत्नी सरकारी क्वार्टर के सीमित दायरे में छोटे बच्चे के साथ गृहस्थ जीवन के दैनिक कर्तव्य निभाने में लगी हुई है। डॉक्टर पति मरीजों के ग्रेगिन के इलाज में लगे हुए हैं, पर पत्नी के जीवन में घर कर गया एक रास्ता का ग्रेगिन उन्हें नजर नहीं आता। भारत विभाजन पर आधारित अज्ञेय जी की कहानियाँ कुछ इस प्रकार है, जैसे बदला, मुस्लिम मुस्लिम, भाई भाई, शरणदाता। ये कहानियाँ भारत विभाजन पर आधारित है अज्ञेय जी की कहानियाँ। अब यहाँ पर अज्ञेय की जो कहानी है रोज, इसका अब और संक्षेप में थोड़ा चलते हैं। अभी ऊपर मैंने संक्षेप में आपको बताया, लेकिन कुछ अहम बातें इसकी हैं वो आपको बता दें, फिर आगे बढ़ते हैं। इस कहानी में आप देखेंगे तो विवाहिता के मन की उदासी और अकेलेपन अनुभूति का चित्रण है। कहानी में जब उसका भाई, चचेरा भाई कह सकते हैं, दूर का भाई कह सकते हैं, जब मालती का भाई बरसों बाद उससे मिलने आता है तो मालती इस तरीके से अपने घरेलू उवन में परेशान है, घरेलू कामों में, रोजमर्रा के कामों से परेशान है कि वो आए हुए भाई का स्वागत बहुत ही औपचारिक ढंग से करती है। मालती में थोड़ा भी उत्साह दिखाई नहीं देता है। उससे उसका हाल समाचार तक नहीं पूछती है। जब भाई पहुंचता है, दूर का भाई है खैर, लेकिन उससे हाल समाचार तक भी नहीं पूछती है। सोचता है कि एक बातूनी लड़की जो इतनी बातें करती थी
कि एक सवाल के बाद उत्तरों की झड़ी लगा देती थी, शब्दों की झड़ी लगा देती थी, और शादी के 2 वर्षों में ही एक यांत्रिक लड़की में तब्दील हो गई। जो एक बातूनी लड़की थी शादी के पहले, 2 वर्ष के बाद ही शादी होती है और वो यांत्रिक लड़की में तब्दील हो जाती है। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में केवल हाँ और ना में जवाब देती है, अगर बहुत हो गया तो 2-4 शब्दों में जवाब देती है। इससे ये प्रतीत होता है कि उसके पास कहने को कुछ भी नहीं है। वह या तो घर के कार्य या अपने बच्चे को संभालने में लगी रहती है। महेश्वर अपने डिस्पेंसरी के ग्रेगिन से पीड़ित मरीजों का जिक्र करते हैं। कहानी में मालती को अपने रोज होने वाले दिनचर्या या घटनाओं की आदी सी हो चुकी है। इतनी आदी हो चुकी है जैसे टिटी के रोने से ज़्यादा कुछ कोई उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। टिटी पलंग से गिर जाता है तो भी उसके ऊपर कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। मालती के नज़र में तो रोज़ की बातें हैं, जो गिरता पड़ता रहता है और रोता रहता है। कहानी का मुख्य स्वर मालती के द्वारा किए गए समझौते पर है, ना कि उसकी चुनौतियों पर। चरित्र चित्रण के लिए इसमें आप देखेंगे तो इस कहानी में कई विधियों का सहारा लिया गया, जिसमें अंतर्द्वंद की प्रस्तुति का सहारा लिया गया, सार्थक संक्षिप्त संवाद का सहारा लिया गया और जीवंत भाषा का भी सहारा लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं पूरी कहानी, क्योंकि अब तो कहानी का संक्षेप भी आपको पता हो गया। कुछ चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी बीच में वो भी मैंने आपको बता दिया है। पूरी कहानी आप देख लें। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कहानी का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जगी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली गई। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वह यहाँ नहीं है? उत्तर देती है, अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं। थोड़ी देर में आ जाएंगे, कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब से गए हुए हैं? उत्तर देती है, सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा कि आते ही एकाएक प्रश्न करना ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वो नहीं मानी, बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वो शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे में शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेक कर एक थकी हुई हूँ करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, ये क्या है? ये कैसी छाया सी एक घर पर छाई हुई है। मालती मेरे दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े हैं, पीटे हैं। हम और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है। हमारे व्यवहार में सदा संघ की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वो कभी भातृत्व के या बड़े छोटे के बंधनों में नहीं गिरा है। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वो लड़की ही थी। अब वो विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी सोचा नहीं था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था, ये कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतः मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपना कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिटी कहते हैं। मैंने बुलाया, टिटी टिटी आजा। पर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी ओर देखते हुए अपने माँ से चिपट गया और रुआसा होकर रोने लगा। मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी।
काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वो मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ मालती ने कोई बात ही नहीं की। वो भी नहीं पूछा कि मैं कैसे आया हूँ, कहाँ से आया हूँ। चुप बैठी रही। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वो बीते दिन भूल गई थी, या अब मुझे दूर इस अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वो निर्बाध स्वच्छता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न होकर कहा, दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई? उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह जो हूँ शब्द है ये प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देख उन आँखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगा कर गतिमान करने, कभी किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनरुज्जीवित करने की और चेष्टा में सफल ना हो रहा हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वो उठता ही नहीं है। चिर विस्मृत में मानो मर गया है। उसने क्षीण बल से उठ नहीं सकता, मुझे ऐसा जान पड़ा, मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत्यु जंतु का तोंक डाल दिया गया हो। वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। यहाँ पर देखना, इन पंक्ति को आप ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को। मुझे ऐसा जान पड़ा, मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत पशु का तोंक डाल दिया गया हो। यहाँ पर जो मालती का भाई है, उस जो विवाह हुआ है, इस विवाह की तुलना किससे कर रहा है? मालती की तुलना, मालती को कह रहा है जीवित प्राणी। सोच रहा है कि मालती, जैसे मनुष्यों के बारे में ऐसा कहा जाता है, ऐसे मालती के बारे में सोच रहा है कि जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोंक डाल दिया गया हो। तोंक समझते हैं, तोंक एक हार होता है जो गले में पहना जाता है, महिलाएं पहनती हैं। तो विवाह क्या है? यहाँ पर देख रहा है जिस तरीके से मालती की स्थिति है, उस तरीके से जो विवाह में ये फंसी हुई है, विवाह जो हुआ है, विवाह उसके लिए एक तरीके से मृत्यु जंतु का तोंक है, और वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार ना पाए। तो इस तरीके से कुछ मालती का भाई सोच रहा है। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वो हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए तब वो शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वह यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यप फोटो में उन्हें पहचाना था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करके आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे, उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं। एक तरह का स्वच्छरात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वो एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वो स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी?
महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती है। देखिए यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर भी देखिए कि जैसा आदिकाल से, वैदिक काल से आप देखें कि पति के खाने के बाद ही महिलाएं खाती हैं, कुछ वही रूढ़िवादिता यहाँ पर भी दिखाई गई है। आज्ञे जी की कहानी में यहाँ पर भी आपको रूढ़िवादिता देखने को मिलेगी। महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वो पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोककर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, ये रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डॉक्टर कहा, चुप कर, जिससे वो और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है, वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना है। 2 ही शायद करना पड़ेगा, वो भी शायद टांग काटनी पड़े, ग्रेगिन हो गया है। थोड़ी ही देर में वो चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिटी से खेलता हूँ। वो बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप की एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो? बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारी मैं ही खा गया था, वहाँ बचा कुछ होगा नहीं। यूँ ही रौब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं, जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? जवाब आता है, कोई नहीं मिला, कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2-1 दिन में हो जाए। पूछते हैं, फिर बर्तन भी तुम ही मांजती हो? जवाब आता है, और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मांजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मांजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिटी ने कह एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो नहीं पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2-1 दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, ज़रूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वो बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस कर रही है।
मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, जैसे हाँ, जैसे ये घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, मालती कहकर थोड़ा हंस दी। वो हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर ज़रूर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आए कैसे हो? लॉरी में। लॉरी में? जवाब आता, नहीं, पैदल। इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तरा ले ही चलूँ। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई और फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं। भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, टिटी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन में आती हुई बर्तनों के घिसने की खनखन ध्वनि मिलकर एक विचित्र एक स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह एक स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। 4 खड़क रहे हैं और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वहीं 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वो भी थके हुए यंत्र के स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनते गिनते में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब और कैसे। मुझे नींद आ गई। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कथन दिए गए हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना है। इसे बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए, इसीलिए मैं कहानी पढ़ रहा हूँ, बीच बीच में जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण है वो आपको बता रहे हैं कि कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। वैसे इससे पहले मैंने संक्षेप में आप लोगों को बता ही दिया है। तब 6 बजे, तब 6 कभी के बज चुके थे जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही बिस्तर लिए हुए मेरा कुली है। मैं मुँह धोने को पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आ गया, पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुँह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वो ग्रेगिन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कर आया हूँ, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, ग्रेगिन कैसे हो गया? एक कांटा चुभा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं? आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल जाते हैं। यही ग्रेगिन एक दूसरे चौथे दिन केस आ जाते हैं, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन में ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़ी। वो भी कोई डॉक्टर है। हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बाँह काट आते हैं। इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, ना काटे तो उसकी जान गंवाएं। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटे के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। देखिए, यहाँ पर भी ये महत्वपूर्ण कथन आपके लिए है। इसको भी ध्यान रखना, परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी आपके लिए हो सकता है। यहाँ से ये पूरा कथन दिया जा सकता है जहाँ से डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है कि ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज़ ही ऐसे बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता। पहले तो रात भर नींद नहीं आया करती थी। तभी आंगन में खुले नल ने कहा, टिप टिप, यानी मालती ने कहा पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से
हमने जाना, बर्तन धोए जाने लगे। टीटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा होकर मेरी ओर देख रहा था। अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्लाकर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में चैन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर ये लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब कि नीचे जाएंगे तो चारपहिया ले आएंगे। फिर कुछ रुककर बोले, अच्छा तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ तो मिलेगा ही। टीटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दिया। अब हम तीनों, महेश्वर, टीटी और मैं पलंग पर बैठ गए। वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए टीटी से खेलने लगे। बाहर आकर कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूल हुआ, कर्तव्य याद करके रो उठता था और एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वो उन्हें लेकर आंगन में एक और रसोई छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूँ, वो भी धो लेना। पूछ रहे, कहाँ है? जवाब आता है, अंगीठी पर रखे हैं, कागज़ में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। जिस कागज़ में वो लिपटे हुए थे वो किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलते चलते संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वो नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ने लगी। जब दोनों ओर पढ़ चुकी तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी जब हम कभी स्कूल में भर्ती भी हुए थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी के क्लास से निकल भागना और स्कूल के कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों में चढ़कर कच्ची अमियाँ तोड़ तोड़ कर खाना मुझे याद आया। कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी, उसके माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने मुझे एक पुस्तक ला कर दी और कहा कि इसके 20 पेज रोज़ पढ़ा करो। हफ्ते भर बाद मैं देखूं कि इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ लूँगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वो नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती और अपने खेल में किसी भांति फर्क ना पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ कर ली। पिता ने कहा, लाओ मैं प्रश्न पूछूंगा, तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा तो उद्धत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़ कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद वो बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि उसी उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत, और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, 2019 में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, तो इसे ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से कहानी से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैंने जो आपको विस्तृत हल भेजा है उसे आप देखिएगा। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है 2019 में। पर अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली तब टीटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई थी। वो मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने लगी और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे से कुछ कहने की और ना कुछ जानने की, किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टीटी सो गया था। मालती पलंग के एक और मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वो सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वो बोले, थके तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चल कर आए हैं। किंतु उसके स्वर ने मानो जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया वो ऊँघ रहे हैं।
तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वो किसी विचार में, तद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं लीन हुए धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनब था। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर के दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही थी। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से झलक रही थी, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष, गर्मी में सूख कर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हैं कोई राग जो कोमल है किंतु करुण नहीं है, अशांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश के धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरो उड़ान से चक्कर काट रहे हैं वह भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांत थकान, दाह पहाड़ों में भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा दी हैं। पर यह सब मैंने ही देखा। अकेले मैंने महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निश्चित होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है और मेरे कहने पर ही कि 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज़ ही इतने बज जाते हैं। मालती ने सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज़ की नियत की गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लग रहा था, इस अलस जिज्ञासा ने मैंने टिटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी सैसोचित वामता से उठा और खिसक कर पलंग के नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। ये सब मानो एक ही क्षण में, एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए कहा। हाथ बढ़ाते हुए कहा, इससे चोट लगती ही रहती है, रोज ही गिर जाता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा। मेरे मन के भीतर ही बाहर एक ही शब्द नहीं निकला, मायूती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वो भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्वोत शांत हो गई। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे। टिटी मालती के लेटे हुए शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। यद्यप कभी एकाध सिसकी उसके छोटे शरीर को हिला देती थी, मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को। तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 से पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मूक हो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। तो इस तरीके से ये कहानी आपने देखा। मैंने आपको संक्षेप में ये कहानी पूरी बताई पहले, उसके बाद विस्तृत में मैंने पूरी कहानी पढ़ी। तो अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने जो कहा था आपको वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 2 कहानियाँ आपको पढ़नी हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा। एक अमृतसर आ गया और दूसरा चीफ की दावत। वैसे मैं आपको ये भेज दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे मैं आपको भेज दे रहा हूँ पूरा। ये कोसी का घटवार ये है, ये पूरा कहानी का PDF है, ये पूरा कहानी का PDF है। ये कहानी का PDF आप लोगों को भेज दे रहे हैं, आप लोग इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और अगर कोई समस्या होती है तो ज़रूर बताइएगा व्हाट्सएप पर। साथ ही साथ इससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी है वो प्रश्नोत्तरी आप लोगों को कराते रह रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये चीफ की दावत, ये पूरा PDF है। अमृतसर आ गया उसके बारे में है,
कि ये कहानी यात्रा और स्वतंत्रता समारोह पर आधारित है। दिल्ली स्वतंत्रता समारोह दिवस देखने के लिए जा रहे थे। ऊंची आवाज़ में चिल्लाता है कि अमृतसर आ गया। एक बाबू और कुछ पठान भी ट्रेन में थे। ऐसे चीफ की दावत में मुख्य पात्र सामनाथ हैं। इनके घर में चीफ की दावत है। मुख्य समस्या इस कहानी में बुजुर्ग माँ का होना बताया गया है। चीफ बुजुर्ग को फुलकारी बनाने के लिए कहा गया है। तो इस तरीके से आप देखें, यहाँ पर दोनों कहानियों का मैंने संक्षेप भी दे दिया है। तो ये पूरा PDF आपको भेज दे रहे हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। और कल हम लोग बात करेंगे नाटक, इकाई 8 नाटक की बात कल होगी। बाकी आप लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें। कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं।